हेलो स्टूडेंट, हम लोग 72nd बीपीएससी के लिए स्पेशल करंट अफेयर्स का सीरीज कर रहे हैं, जिसमें मैं आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी, डिफेंस और स्कीम से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर्स हैं जो 72nd बीपीएससी में आने का चांसेस है, उस पर हम लोग डीपली एनालिसिस कर रहे हैं क्वेश्चन के साथ साथ। अभी तक हम लोग 3 सेशन ले चुके हैं, आज मेरा ये 4th लेक्चर है। अभी तक आप लोग ये देखे होंगे कि जो मेरा क्वेश्चन है वो सारा का सारा क्वेश्चन स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन था। उसका बस टारगेट इतना ही था, जब आप एग्जाम में जाते हो, वहां से लौटते हो तो कहते हो करंट अफेयर्स ने आपको काफी छका दिया, क्वेश्चन बहुत डीपली था। तो मेरा बस टारगेट इतना ही है कि हम लोग डीपली एनालिसिस करें, ताकि किसी भी टाइप का क्वेश्चन हो वो आपसे बन जाए। चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज का सेशन। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है, रिसेंटली द टर्म टोकामक वाज सीन इन द न्यूज, इट इज रिलेटेड टू। चलिए थोड़ा सा हम लोग इसका बैकग्राउंड को समझते हैं। हम लोग दो तरीके के एनर्जी सोर्सेस का इस्तेमाल करते हैं, रिन्यूएबल और दूसरा नॉन रिन्यूएबल। हमारी जो भारत सरकार है वो बहुत ज़्यादा जोर दे रही है रिन्यूएबल सोर्सेस का इस्तेमाल करने के लिए, और इससे रिलेटेड बहुत सारे स्कीम भी आई है, जैसे कि प्रधानमंत्री सौर योजना। इस रिन्यूएबल में भी सरकार कोशिश ये कर रही है कि हम सोलर एनर्जी का इस्तेमाल अधिक से अधिक करें। मतलब भारत जो देश है वो सोलर एनर्जी से रिलेटेड योजना पे बात कर रहा है, जबकि चाइना इससे कहीं आगे निकल चुका है। और चाइना वाले ये चाह रहे हैं कि हम सूर्य को तो धरती पे नहीं ला सकते हैं, ऐसा ना करें कि हम एक आर्टिफिशियल सन ही अपने धरती पे लेके आ गए, और वो जो आर्टिफिशियल सन है उसी आर्टिफिशियल सन को ही हम लोग कहते हैं टोकामक कहते हैं। मतलब ये चाइना वाले ने एक एक्सपेरिमेंट किया, और उस एक्सपेरिमेंट का नाम है EAST, ईस्ट एक्सपेरिमेंटल एडवांस सुपर कंडक्टर टोकामक। तो यहाँ पे टी क्या है? टोकामक है। टोकामक को आप ऐसा समझिए कि यह एक टाइप का आर्टिफिशियल सन है, एक मशीन है। उस मशीन के अंदर आर्टिफिशियल सन बनाया गया। अब आर्टिफिशियल सन कैसे बनाया गया और क्यों बनाया गया? तो सबसे पहले हम लोग यह समझते हैं कि क्यों बनाया गया। ये बनाने के पीछे बस टारगेट यही है कि चाइना वालों को अनलिमिटेड रिसोर्सेस ऑफ एनर्जी मिल जाए, सस्टेनेबल एनर्जी रिसोर्सेस मिल जाए, अनंत काल तक उनको एनर्जी रिसोर्सेस मिलता रहे, उनको कोई दिक्कत नहीं हो, वो क्रूड ऑयल से इंडिपेंडेंट हो जाए, ये पेट्रोल एलपीजी की जो किचकिच होते रहती है इससे वो बाहर निकल जाए। इसके लिए ही उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। उस एक्सपेरिमेंट का नाम है ईस्ट, और यहाँ पे टी क्या है? टोकामक है, जिसका बस पर्पस इतना ही है कि हम एक आर्टिफिशियल सन का फॉर्मेशन कर लें। अब सूर्य के अंदर जो रिएक्शन होता है वो रिएक्शन होता है न्यूक्लियर फ्यूजन। दो तरीके के न्यूक्लियर रिएक्शन होते हैं, एक न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, एक फिजन होता है। नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन। तो नाभिकीय संलयन में क्या होता है? इसमें दो छोटे छोटे नाभिक मिलके एक बड़े नाभिक का निर्माण करते हैं, और ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होता है, और इसी एनर्जी का इस्तेमाल हम लोग करते हैं एज ए सोलर एनर्जी। जबकि न्यूक्लियर फ्यूजन की अगर देखोगे तो एक बड़ा नाभिक आपका ब्रेक होता है दो छोटे छोटे नाभिक में। तो हालांकि सूर्य के अंदर जो रिएक्शन होता है वो रिएक्शन होता है न्यूक्लियर फ्यूजन। ये बात आप सबको समझ में आ चुका होगा। तो टोकामक जो ईस्ट एक एक्सपेरिमेंट है, टोकामक जो एक मशीन है जिसके अंदर न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन परफॉर्म करवाया गया है। और आपको सुन के ये आश्चर्य होगा कि 1000 सेकेंड से ज्यादा 1000 सेकेंड से ज्यादा तक एनर्जी रिलीज होता रहा है, प्लाज्मा आपका रिलीज होता रहा है। ये बहुत ही चौंकाने वाली बात है। मतलब ये कि यूं कहो कि लगभग ये जो एक्सपेरिमेंट है वो सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट है। अगर ऐसा पॉसिबल हो पाया तो चाइना वालों को ह्यूज अमाउंट ऑफ अनलिमिटेड एनर्जी उनको मिल जाएगा, और फिर उनको ना ये पेट्रोल डीजल पे उनको डिपेंडेंट होने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा। सो उम्मीद करता हूं कि ये कंसेप्ट आपको समझ में आ चुका होगा। ईस्ट क्या है यह समझ में आ चुका होगा, टोकामक क्या है यह समझ में आ चुका होगा। चलिए हम लोग स्टेटमेंट ये ऑप्शन पढ़ते हैं। इंटरकंटिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल डेवलप्ड बाय रसिया, ऐसा कुछ भी नहीं है। न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर प्रोजेक्ट, नहीं, न्यूक्लियर फ्यूजन नहीं है, न्यूक्लियर फ्यूजन है, तो ये भी गलत है। न्यूली लॉन्च सैटेलाइट बाय इसरो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। नन ऑफ द अबव, तो ऑब्वियस सी बात है कि आंसर डी ही हमारा क्या होगा? सही होगा।
ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए ये पूरा मैं यहाँ पे आपको ऑलरेडी है, ठीक है, तो अगर किसी को भी ये चाहिए होगा तो आप कमेंट सेक्शन पे लिखिएगा, ये आपको मिल जाएगा, ठीक है। सो मैं आपको ऑलरेडी इस्ट के बारे में बता चुका हूँ, एक्सपेरिमेंटल एडवांस सुपर कंडक्टिंग टोकामक। तो टोकामक एक टाइप का ना मशीन है जिसके अंदर ये न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन परफॉर्म करवाया गया है, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग GSLV F-15 मिशन। GSLV, तो देखिए ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं रिलेटेड है आपके इसरो से। किससे है? इसरो से। इसरो के पास कई टाइप के सैटेलाइट है, कई टाइप के सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है, जिसमें उसके पास PSLV है, उसके पास SLLV है और GSLV है। पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल और जियो सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल। क्लियर है? सो ये जो क्वेश्चन है वो GSLV से है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, GSLV मिशन से संबंधित कुछ आपके स्टेटमेंट है, उनको जरा पढ़िए। थोड़ा सा मैं ये जो मिशन है GSLV 15 मिशन है, इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता दूं। ये मिशन का काम इतना है, इस मिशन का काम इतना है कि ये जो जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट है, जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट है, उस ट्रांसफर ऑर्बिट में एक सैटेलाइट को प्लेस कर देना, एक सैटेलाइट को प्रेस कर वहां पे रख देना, जिसका काम होगा नेविगेशन का। जिसका काम क्या होगा? नेविगेशन का। मतलब कुल मिलाकर ये जो GSLV का मिशन है, इस GSLV का मिशन है जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में नेविगेशन सैटेलाइट को प्लेस करना, ताकि वो नेविगेशन का काम करे। क्लियर है? सो ये इसरो का 100वां मिशन है। एक क्रिकेटर जब शतक मारता है तो बैट वैट सब उठाता है। सो ये न्यूज इसीलिए आया है क्योंकि ये इसरो का 100वां मिशन है, शतक बना चुका है, ठीक है। तो इसरो का ये 100वां मिशन है। लेकिन अगर हम GSLV की बात करें तो GSLV का ये 70th मिशन है। ये क्या है? GSLV का 70th मिशन है। सो ओवरऑल इसरो का 100वां, लेकिन GSLV का 17वां। और ये जो GSLV F-15 मिशन है, इसका काम है कि जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में नेविगेशन सैटेलाइट को प्लेस करना। उम्मीद करता हूं कि यह बात समझ में आ चुका होगा। चलिए तो हम लोग थोड़ा सा अपने स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। इट मार्क्ड 100th लॉन्च फ्रॉम द इंडिया स्पेसपोर्ट एट श्रीहरिकोटा। यस, ये बात बिल्कुल क्या है? सही है। ये श्रीहरिकोटा कहाँ है? तो ये आंध्र प्रदेश में है। It represents the 70th flight of the country geosynchronous satellite launch vehicle। बिल्कुल सही है। The mission utilized a payload fairing made of metallic material with a diameter of 3.4 मीटर। थोड़ा सा सबसे पहले हम लोग को यह समझना होगा कि ये पेलोड फायरिंग क्या है, ये पेलोड क्या है। देखिए, अगर ये कोई सैटेलाइट है, ठीक है, अगर ये कोई सैटेलाइट है, तो इस सैटेलाइट का जो सबसे ऊपरी हिस्सा होता है, इसी ऊपरी हिस्सा में सैटेलाइट, ये तो पूरा लॉन्च व्हीकल है, ये तो रॉकेट है पूरा, तो ये पूरा लॉन्च व्हीकल है। इस लॉन्च व्हीकल के सबसे ऊपरी वाले हिस्से में, इस वाले हिस्से में सैटेलाइट को रखा जाता है, और इसी सैटेलाइट को ही कहा जाता है पेलोड। और हर लॉन्च व्हीकल का अपना अपना पेलोड कैपेसिटी होता है। कहीं पे अगर ये बोला गया कि पेलोड कैपेसिटी, अगर कहीं पे बोला गया पेलोड कैपेसिटी, बहुत ज्यादा लिख दिया हूं, अगर कहीं पे बोला गया पेलोड कैपेसिटी 500 केजी का है, तो पेलोड कैपेसिटी 500 केजी का है, इसका मतलब ये कि ये जो रॉकेट है, ये जो मिशन है, इस मिशन का जो सबसे ऊपरी हिस्सा है, सबसे ऊपरी हिस्सा में जो सैटेलाइट है जो ऑर्बिट में रखा जाएगा, उसका वेट कितना है? 500 केजी है। क्लियर है? सो ये समझ में आ चुका होगा पेलोड फायरिंग। सो इस मिशन में, इस F-15 मिशन में जो पेलोड फायरिंग है, ये किसका बना हुआ है? मेटेलिक मटेरियल का बना हुआ है, जिसका कि डायमीटर कितना है? 3.4 मीटर। ये स्टेटमेंट भी आपका सही है। सो क्या होगा?
1, 2 एंड 3, डी इज द करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द प्रलय मिसाइल सिस्टम। आप लोग जब भी 26 जनवरी और 15 अगस्त आता है तो एक मूवी आता है, उस मूवी में देखते होंगे प्रलय 1, प्रलय 2, प्रलय 3, ये जो राजकुमार जी का जो मूवी है ना, बहुत फेमस है। देखने में जितना बार देखो उतना बार क्या आएगा, मजा आएगा, ठीक है। और बोलता है कि तुम तो ये मेरा सिगार छुए थे, मेरा ये पता नहीं क्या एक डायलॉग है जो बहुत ज्यादा फेमस है। वहां पे सुनते होंगे प्रलय 1, प्रलय 2, प्रलय 3, जो भारत को पूरे विश्व के नक्शा से निकाल देगा, वो प्रलय। तो वो प्रलय यहाँ पे नहीं है, लेकिन कुछ मिलता जुलता ही है, प्रलय मिसाइल सिस्टम, ठीक है। देखिए ये जो प्रलय मिसाइल है, ये प्रलय मिसाइल कैसा मिसाइल है, तो प्रलय मिसाइल एक टाइप का बैलिस्टिक मिसाइल है। देखिए दो तरीके के मिसाइल हम लोग ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, भारत वाले लोग ज्यादा डिपेंडेंट है, डीआरडीओ वाले ज्यादा डिपेंडेंट है, ठीक है। तो एक है बैलिस्टिक मिसाइल, एक है हमारा बैलिस्टिक मिसाइल, और दूसरा जो मिसाइल है वो है हमारा क्रूज मिसाइल, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछे कि दोनों मिसाइल में सबसे अच्छा मिसाइल कौन सा है, तो बैलिस्टिक मिसाइल है, क्योंकि इस बैलिस्टिक मिसाइल का एल्टीट्यूड भी बहुत ज्यादा है, इसका जो रेंज है ये रेंज भी बहुत ज्यादा है, और इसका जो स्पीड है ये स्पीड भी बहुत ज्यादा है, हाइपर सुपरसोनिक का इसका स्पीड है। सो तीन बात याद रखिएगा, ये जो बैलिस्टिक मिसाइल है, इस बैलिस्टिक मिसाइल का रेंज बहुत ज्यादा है, इसका एल्टीट्यूड बहुत ज्यादा है, इसका स्पीड बहुत ज्यादा है, और इसको जो लॉन्च किया जाता है वो लॉन्च किया जाता है रॉकेट की मदद से, ठीक है। जबकि क्रूज मिसाइल की अगर बात की जाए तो इसका रेंज कम है, इसका रेंज कम है, इसका स्पीड कम है, ठीक है, और इसका एल्टीट्यूड भी आपका कम है, और इसको जेट की मदद से लॉन्च किया जाता है। क्लियर है। इसका जो ट्रेजेक्टरी पाथ है ये पैराबोलिक होता है, इस टाइप का इसका पाथ का फॉर्मेशन करता है। सो अभी डीआरडीओ वाले जो सबसे ज्यादा रिलाई करते हैं वो है बैलिस्टिक मिसाइल पे। तो बैलिस्टिक मिसाइल भी कई टाइप का मिसाइल होता है, जिसमें आपसे यहाँ पे बात किया जा रहा है प्रलय मिसाइल सिस्टम। तो मिसाइल सिस्टम जो भी होगा वो हमेशा डीआरडीओ का ही प्रोजेक्ट होगा, ठीक है। चलिए, इट इज ए सरफेस टू एयर शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल। नो, बैलिस्टिक मिसाइल का तो रेंज बहुत ज्यादा होता है, और हमने अभी देखा ये सरफेस है और ये सरफेस है। सो बैलिस्टिक मिसाइल जनरली सरफेस टू सरफेस मिसाइल होता है, सरफेस टू एयर मिसाइल नहीं होता है, ठीक है। सो ये वाला भी लाइन गलत है, और शॉर्ट रेंज भी क्या है, गलत है, इसका रेंज ज्यादा होता है। सो ये स्टेटमेंट गलत है। चलिए, द मिसाइल हैज रेंज ऑफ 150 टू 500 किलोमीटर। हाँ, इसका जो मिसाइल का जो प्रलय का जो रेंज है वो इसी रेंज में आपका रखा गया है। इट हैज बीन डेवलप्ड बाय द डिफेंस डीआरडीओ, ये बिल्कुल स्टेटमेंट सही है। ये चाहे क्रूज मिसाइल हो, बैलिस्टिक मिसाइल हो, ये सारे के सारे डीआरडीओ का ही प्रोडक्ट है, ठीक है। तो कितने सही हैं? सो दो स्टेटमेंट इसके सही हैं। कौन कौन से? 2 and 3। सो ओनली 2 स्टेटमेंट आर करेक्ट। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। याद रखिएगा, ये जो प्रलय मिसाइल है ये सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल है, ठीक है। हो सकता है क्वेश्चन यही आ जाए कि प्रलय मिसाइल क्या है, तो प्रलय मिसाइल सरफेस टू सरफेस, सरफेस टू सरफेस आपका बैलिस्टिक मिसाइल है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है, विथ रेफरेंस टू ब्रह्मोस एनजी। एनजी का मतलब है नेक्स्ट जनरेशन ब्रह्मोस मिसाइल। कौन सा है? ब्रह्मोस मिसाइल। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। देखिए सबसे पहले ये जो ब्रह्मोस मिसाइल है, ठीक है, ये ब्रह्मोस मिसाइल एक्चुअली में क्रूज मिसाइल है। तो अभी हम लोग पढ़े थे बैलिस्टिक मिसाइल, ये जो ब्रह्मोस मिसाइल है ये है क्रूज मिसाइल है, ठीक है। इट इज डिजाइन टू स्लीकर एंड स्मॉलर देन ओरिजिनल ब्रह्मोस मिसाइल while retaining its core power। कोर पावर कहने का मतलब ये कि जितना इसका रेंज है, जितना इसका वेलोसिटी है, जितना इसका एल्टीट्यूड है, वो सब कुछ सेम रहेगा, बट थोड़ा सा इसका जो डिजाइन है वो थोड़ा सा अल्टर किया गया है। ये स्टेटमेंट हमारा सही है। ये
स्मॉलर, इट इज डिजाइन टू बी स्लीकर एंड स्मॉलर, इसके पीछे बस टारगेट इतना ही है ताकि इसका रेंज हमारा बढ़ जाए। द रेंज ऑफ ब्रह्मोस मिसाइल NG version is significantly higher than the original version, reaching up to 500 किलोमीटर। देखिए देखिए, नहीं ऐसा नहीं है, ये 500 किलोमीटर तक नहीं है, उससे कम है, लगभग ये 300 किलोमीटर तक का रेंज है। सो ये स्टेटमेंट आपका गलत है। द फर्स्ट फ्लाइट ऑफ द ब्रह्मोस NG इज शेड्यूल्ड फॉर 2026। हाँ, ये स्टेटमेंट सही है, 2026 में इसका फर्स्ट वर्जन लॉन्च होने का उम्मीद है। सो इसके दो स्टेटमेंट सही है, 1 and 3, 1 and 3। सो सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा, मैं बोला हूं कि इसका जो रेंज कितना है, लगभग 290-300 किलोमीटर तक का रेंज है, 500 किलोमीटर वाला रेंज नहीं है। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंपोनेंट ऑफ प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान? प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान अम्ब्रेला स्कीम। देखिए, सबसे पहले तो ये बार बार किसी स्कीम में आप लोग ये सुनते होंगे कि ये अम्ब्रेला स्कीम क्या है, अम्ब्रेला प्रोजेक्ट क्या है। देखिए, अम्ब्रेला प्रोजेक्ट या अम्ब्रेला स्कीम एक ऐसा वर्ड है जिसका इस्तेमाल तब किया जाता है जब इसके अंदर कई सारे स्कीम शामिल हो। जब कई सारे स्कीम शामिल होंगे तब जाके उसको बोला गया है कि ये अम्ब्रेला प्रोजेक्ट है, ये अम्ब्रेला स्कीम है। कोई ऐसा स्कीम जो सिर्फ जिसमें सिर्फ टारगेट एक ही हो, तो उसको कभी भी हम लोग अम्ब्रेला स्कीम नहीं बोलेंगे। इसका मतलब ये कि ये जो प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण स्कीम है, इसके अंदर कई सारे स्कीम होंगे, तभी इसको अम्ब्रेला स्कीम कहा गया है। ठीक है, चलिए इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं। इसमें क्या क्या कहा गया है? इसमें कहा गया है MSP के बारे में। इसमें कहा गया है MSP के बारे में कि जब भी कोई फसल हो, उस फसल का जो मूल्य है, वो जो बाजार मूल्य है, वो MSP से नीचे अगर हो जाए तो सरकार उसको आपसे MSP के रेट पे परचेज करेगी। मान लीजिए कोई चावल है, उस चावल का जो MSP है वो 50 रुपए पर केजी है, लेकिन जो मार्केट प्राइस है वो मार्केट प्राइस गिर के 40 रुपए पर केजी हो गया। उस केस में सरकार बोलती है इस स्कीम के तहत कि वो प्राइस सपोर्ट स्कीम इसमें रखेगी। तो प्राइस सपोर्ट स्कीम का मतलब है कि अगर मार्केट प्राइस MSP से नीचे होगा तो भारत सरकार उसको MSP के रेट पे परचेज करेगी। सो ये स्टेटमेंट हमारा सही है। ये बिल्कुल प्राइस सपोर्ट स्कीम इज रिलेटेड टू MSP। भारत सरकार MSP पे ही उस सामान को परचेज करेगी। दूसरा है प्राइस डिफिशियंसी पेमेंट स्कीम। ये प्राइस डिफिशियंसी पेमेंट स्कीम क्या है, जिसको कि बोलते हैं PDPS। समझिएगा PDPS को। सपोज कीजिए कि कोई चावल है जिसका प्राइस 50 रुपए पर केजी है, लेकिन मार्केट प्राइस 70 रुपए पर केजी हो गया। ठीक है, पर केजी हो गया। किसान से MSP के रेट पे, किसान से MSP के रेट पे 50 रुपए पर केजी पे परचेज तो हो गया, लेकिन किसान को क्या लगा, अरे यार तो 20 रुपया का क्या हो गया, नुकसान हो गया। तो ये जो डिफरेंस है, ये डिफरेंस 20 रुपए पर केजी का डिफरेंस है। अब इस स्कीम में ये कहा गया कि हम आपको प्राइस डिफिशियंसी पेमेंट देंगे, मतलब कि जो डिफरेंस अमाउंट होगा वो डिफरेंस अमाउंट हम आपको मुआवजा के तौर पे देंगे। सो यही है प्राइस डिफिशियंसी पेमेंट स्कीम। अगर कुछ मार्केट प्राइस MSP से ज्यादा होगा तो जो डिफरेंस अमाउंट है वो डिफरेंस अमाउंट हम आपको देंगे, यदि हम आपसे MSP के रेट पे परचेज किए हैं तो। ठीक है, सो ये स्कीम के तहत ये भी सही है। और इस स्कीम में ये भी कहा गया है कि एक पायलट प्रोजेक्ट ऐड करते हैं जिसका टारगेट होगा कि अब इसमें जो प्राइवेट लोग होंगे, जो निजी क्षेत्र के लोग होंगे, वो भी इसमें खरीदारी कर सकेंगे। ये इस स्कीम में एक पायलट प्रोजेक्ट को ऐड किया गया है जिसमें जितने भी प्राइवेट लोग हैं वो भी इसमें MSP के रेट पे या फिर इस स्कीम के तहत जो टर्म्स एंड कंडीशंस है उसके तहत इसमें वो खरीदारी कर सकेंगे। सो ये स्टेटमेंट भी हमारा सही है। इसको ही कहा गया है PPPS। सो PSS
पीडीपीएस और ट्रिपल पीएस ये तीनों के तीनों प्रधानमंत्री अन्नदाता संरक्षण अभियान का ही हिस्सा है। इसीलिए एक स्कीम, दूसरा स्कीम, तीसरा स्कीम, इसीलिए इसको अम्ब्रेला स्कीम कहा गया है। सो चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। सो ऑल आर करेक्ट, 1, 2 एंड 3। चलिए, उम्मीद करता हूं कि ये डिस्कशन से आपको समझ में आ रहा होगा। अगर मेरे डिस्कशन में कुछ इंप्रूवमेंट चाहिए है या कुछ लगता है तो आप कमेंट सेक्शन पे लिखिएगा, मैं वो जरूर आपको ठीक करके बताऊंगा और इम्प्रूव करूंगा। कुछ और भी मैं वर्कआउट करके लाऊंगा ताकि आपको और ज्यादा इंफॉर्मेशन मिल सके। क्वेश्चन नंबर 24, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम। देखिए, ये सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम न्यूज में इसलिए आ गया है क्योंकि ये स्कीम आज नहीं, आज से 10 साल पहले था और इस स्कीम ने 10 साल का वर्षगांठ अपना मना रहा है, इसीलिए ये स्कीम न्यूज में आया है। इस स्कीम के तहत हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम राज्य सरकार को मदद करेंगे ताकि जो सॉइल का जो हेल्थ है उसका हेल्थ कार्ड बांटे और जो सॉइल का हेल्थ है उसकी टेस्टिंग में हम आपकी मदद करेंगे। अब सॉइल का हेल्थ क्यों जांचा जाए? इंसानों का हेल्थ मापा जाता है, चेक किया जाता है, सॉइल का हेल्थ क्यों चेक किया जाएगा? तो सॉइल का हेल्थ इसलिए चेक किया जाएगा ताकि जो उसमें फर्टाइल मटेरियल है, वो फर्टाइल मटेरियल अगर कम है तो उसको कम दामों पर ही सरकार के द्वारा उसको स्कीम के तहत उस किसान को वो फर्टिलाइजर उनको मिल जाए ताकि सॉइल की फर्टिलिटी फिर से रीगेन हो जाए। क्लियर है ये बात? तो यही है हमारा सॉइल हेल्थ कार्ड। क्लियर है? तो इसमें होता क्या है, तो इसमें सरकार की तरफ से लोग आएंगे, आपका मिट्टी का परीक्षण करेंगे और मिट्टी का परीक्षण करने के बाद इसमें कौन कौन सा न्यूट्रिएंट्स हैं, न्यूट्रिएंट्स की कमी है, वो सारा चीज बना के एक कार्ड आपको दे देंगे और उसी कार्ड की मदद से आप सरकार से सहायता पा सकते हो कि मुझे इस टाइप का फर्टिलाइजर्स की रिक्वायरमेंट है क्योंकि ये रहा मेरा सॉइल हेल्थ कार्ड जिसमें इस टाइप का न्यूट्रिएंट्स की कमी है, वो आपके जांचकर्ता वाले ने ही हमें बताया है। यही था ये स्कीम और इसका 10 साल का वर्षगांठ हो चुका है, इसीलिए ये न्यूज में है। This scheme was launched to assist state government in issuing soil health card to all farmers across the India. Yes, ये भारत सरकार जो है वो राज्य सरकार को मदद ही करेगी ताकि soil health card सबको इशू किया जाए। The soil health card provide information on the nutrients status of the soil, but does not offer recommendation on the fertilizer doses. No, ये स्टेटमेंट गलत है। ये रिकमेंडेशन बताता है, ये तो फिर इस कार्ड का कोई वैल्यू ही नहीं रह जाएगा। रिकमेंडेशन बताता है कि आपके सॉइल में किस किस फर्टिलाइजर्स की कमी है। सो ये स्टेटमेंट गलत है। दिस स्कीम हैज रिसेंटली कंप्लीटेड 10 years ऑफ इट्स इम्प्लीमेंटेशन। यस, ये स्टेटमेंट सही है। सो 1 and 3 ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये था हमारा आज का सेशन। अगर आपको इस सेशन से रिलेटेड किसी भी टाइप का कुछ सजेशन है तो आप कमेंट सेक्शन पे लिखें और इसका अगर पीडीएफ चाहिए होगा तो भी कमेंट सेक्शन पे लिखें, तो आपको ये पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग अगले सेशन में। थैंक यू।